आपको टाइम मैनेजमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक वीक में 2 या 3 सेशन मैं कराऊंगा, उसके अलावा डेली 1 घंटा आपको अपना इंटरव्यू के लिए देना है, डेली 1 आवर, उससे ज्यादा नहीं देना। क्योंकि अभी बहुत समय बचा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका 10 दिन में इंटरव्यू है, 15 दिन में इंटरव्यू है और आप उसके लिए इतनी प्रिपरेशन करो। बाकी जो आपकी पढ़ाई है लाइक करंट अफेयर्स की, तो वो आपके बाकी एग्जाम्स के थ्रू भी हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि स्पेसिफिकली इंटरव्यू के लिए करंट अफेयर अलग होती है। वही आप अपना मेंस के लिए पढ़ रहे हो, वही आप अपना प्री के लिए पढ़ रहे हो। ठीक है ना। तो करंट अफेयर अपनी जहाँ चल रही है वहां भी चलते रहने दो, और जितना इंटरव्यू के लिए फिलहाल हम बता के जाएं, उस पर 1 घंटा डेली काम कर लें। अब कुछ प्रैक्टिस जो आपको बताई जाएंगी, लाइक मिरर प्रैक्टिस आपको बताई जाएगी। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ मेरे पास आए हो इंटरव्यू के गाइडेंस के लिए, आप बहुत जगह गए हो, जाना भी बनता है, मैं उस चीज में मना भी नहीं करता। आप लोगों की फाइनल स्टेज है, डर लगना भी स्वाभाविक है। और दूसरों के पास जा करके या किसी भी सिलेक्टेड के पास जा करके या किसी ने पहले इंटरव्यू दिया है ट्रांसक्रिप्ट पे जा करके आप हर पॉसिबल चीज आप करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है फिलहाल डर उस चीज का कि एक कदम इधर और हम अफसर बन जाएंगे। तो आप हर पॉसिबल चीज करोगे, ना मेरे कहने से रुकने वाले हो, ना मेरे कहने से करने वाले हो, जो आपके मन में है वो करोगे ही। बट कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। जैसा आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस बताई जाएंगी, जिनमें से एक है मिरर प्रैक्टिस, कि आप मिरर प्रैक्टिस करिए। मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि मिरर प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है वो आपके ऊपर। लेकिन आप लोग जब मिरर प्रैक्टिस कर रहे हो या आप बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑन करके रखें। ठीक है, क्योंकि मिरर प्रैक्टिस किसी काम की नहीं होती। जिस प्रैक्टिस को आप बाद में देख ही नहीं पा रहे हो, एनालाइज कर ही नहीं पा रहे हो, हम इस समय जो बोल रहे हैं, हम तो वही बोल रहे हैं ना जो हमें सही लग रहा है। हम इस समय जो बोल रहे हैं, हमारा फ्लो भी हमें इस समय सही लगेगा, हमारा बोलना, हमारे वर्ड हमें इस समय सही लगेंगे, क्योंकि हम इस समय उसे लाइव बोल रहे हैं। एनालाइज हमें बाद में करना पड़ेगा। बाद में एनालाइज करेंगे कैसे, जब हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। आधी चीजें तो हम भूल चुके होंगे, हमारे एक्सप्रेशन कैसे रहे हम ये भूल चुके होंगे। तो फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग करके करेंगे वो प्रैक्टिस। मेरा प्रैक्टिस कर लो या बिना मिरर के कर लो, सिर्फ रिकॉर्डिंग से कर लो, वो आप लोगों की इच्छा है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग से करिएगा, ताकि आप बाद में अपनी वीडियो को देख सकें। ठीक है। वीडियो देखने के 3 तरीके हैं आपको। आप जब एनालिसिस करोगे तो आपको 3 तरीके से वीडियो देखनी। फर्स्ट, आप अपनी वीडियो को एज ए थर्ड पर्सन देखें। वीडियो चला दी जो आपने प्रैक्टिस की थी, उसे आप थर्ड पर्सन की तरह देखें, और देखें कि क्या पर्सन में वो क्वालिटीज हैं जो आप चाहते हैं कि एक अधिकारी के अंदर हो। हम नहीं कह रहे यूपीएससी क्या देखती है, हम नहीं कह रहे साइकोलॉजिस्ट क्या देखते हैं, हम नहीं कह रहे क्या जो सिस्टम बनाए गए हैं वो क्या देखते हैं। आप देखते हो या नहीं, सिर्फ आप अपने हिसाब से आपको लगता है कि वो जो बंदा बैठा हुआ है वो बोल रहा है, वो एक अधिकारी बनने लायक है, अपने हिसाब से क्वालिटीज देखो। ठीक है। सेकंड, आप ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। जब दूसरी बार देखें तो उसकी ऑडियो म्यूट कर दीजिए, सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन देखिए। ठीक है। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन देखिए। आपको आप देखिएगा कि अगर कोई आपको नहीं सुन पा रहा है तो क्या आपको देख करके अप्रोप्रिएट लगता है, आपको देख करके लगता है कि कोई एक नॉलेजेबल पर्सन बैठा हुआ है, कॉन्फिडेंट पर्सन बैठा हुआ है, कुछ बोल रहा है, कुछ समझा रहा है, या फिर एक विचलित बच्चा बैठा हुआ है जो डर रहा है। ठीक है। तीसरा, आप आंखें बंद करके के सिर्फ सुनिएगा अपनी वीडियो, अपने फ्लो, वॉइस, पिच, टोन, वर्ड्स, इन पे ध्यान दीजिएगा, आंखें बंद करके के सिर्फ सुनिएगा। तो ये 3 तरीके से अपनी वीडियोस को एनालाइज करिएगा आप।
इससे आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जितना रिजल्ट इस चीज से मिलेगा उतना ना तो कोई आपको मॉक वाला सिखा सकता है, ना कोई आपको गाइडेंस देने वाला सिखा सकता है, ना ही आपको मिरर प्रैक्टिस सिखा सकती है, ना ही आपको आपके दोस्त परिवार वाले आपके मॉक लेकर के सिखा सकते हैं। इससे बेस्ट प्रैक्टिस कुछ नहीं होती कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए या अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो जो भी आप प्रैक्टिस करिएगा वो इस तरीके से करिए। करनी क्या क्या है, देखनी क्या क्या चीजें हैं, वो आपको धीरे धीरे मैं सेशंस में सिखा दूंगा, एक 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 एक। क्लियर? यस। क्योंकि जैसा मैंने कहा आप लोगों को कि मिरर प्रैक्टिस करनी है या वीडियो रिकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है और डेली सिर्फ 1 घंटा देना है, वो 1 घंटा इसी चीज में देना है कि जो मैं सिखा के जाऊंगा वो आपने सीखा या नहीं वो आप केवल उस प्रैक्टिस के थ्रू ही जान पाओ। ऐसी कोई चीज तो नहीं है कि मैं आपको एमसीक्यू देके चला जाऊंगा कि आपने सीखी या नहीं सीखी। क्लियर? हम इस गाइडेंस प्रोग्राम में अराउंड थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन 20 यानी कि 20 के आसपास सेशन लेंगे। थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जरूरत के हिसाब से, कैंडिडेट्स के हिसाब से, लेकिन 20 के आसपास तो लेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहां तक? अब आप लोगों का प्रोग्राम रेगुलर चलेगा, वीक में मिनिमम 2 क्लासेस में लेने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने बाकी सारे इंटरव्यूज निपटा दिए हैं, सिर्फ कुछ ही बाकी हैं। इनमें सिविल्स के मॉक बाकी हैं और 1-2 सर्विसेज के हैं। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना बताना है तो बताए। यस मिस्टर सोनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। जो मिरर प्रैक्टिस करनी है उसमें क्वेश्चंस किस वैरायटी से लेने हैं, मतलब अपने डेप्थ से, हॉबी से, या फिर जनरल इश्यूज जो चल रहे हैं? सर हम पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, पर्सनैलिटी पे काम करते हुए आप, हमें तो सिर्फ आपको बोलना और सोचना सिखाना है। ठीक है, आप किसी भी मुद्दे पे अपने आप से बात करिए, आप प्रीवियस ईयर की ट्रांसक्रिप्ट देख लीजिए या जो भी आपको क्वेश्चन चाहिए आप अपने डेस्क पे क्वेश्चन पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए। हमें तो सिर्फ उस फ्लो पे बोलने के, मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा बोलना क्या है, आंसर क्या करना है, वो आपकी मर्जी है। मैं आपको सर। सिखाऊंगा सोचना क्या है, मैं आपको सिखाऊंगा उसे बोलना कैसे है। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। ये आपकी इच्छा होगी कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ थॉट प्रोसेस लेने नहीं आया हूँ। ठीक है, वो सर। विचार आपके अपने हैं। ओके सर। अब कुछ चीजें होती हैं जो आपको इंटरव्यू में ध्यान रखनी है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में, इंटरव्यू में तो क्या ही, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये सारी चीजें मैंने बुक में अपनी मेंशन कर रखी हैं, एक 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 करके, उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि ताकि बाकी बाद में आपको ये बुक मिल जाए। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिनिमम से मिनिमम इन चीजों को निकाल के चलूँ, लेकिन पब्लिशर से बहुत ज्यादा महंगी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा ना हो कि मैं इस चीज को फ्री ही डाल दूंगा शायद, पब्लिशर फिर जो करना चाहें करते रहे। तो आप लोग नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, बाद में वहां से देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, नोट्स बनाना चाहो तो मैं मना भी नहीं करूंगा। चलो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले आपको
क्या करना है आपको? करना है ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो एग्जाम है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसको समझना है, इसको अंडरस्टैंड करना है। ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट है, आप लोगों को समझना होगा कि इंटरव्यू नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी मतलब व्यक्तित्व, आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा। आप किस तरीके के इंसान हैं, आप किस तरह के इंसान हैं। ठीक है, ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है, ये नहीं कहा जाएगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, ये नहीं कहा जाएगा आपकी एजुकेशन कैसी है, बल्कि इन सबको मिला करके आप किस तरीके के एक इंसान हैं, हमें ये चेक करना है, ये देखना है कि आप सूटेबल हो कोर्सेज के लिए, क्या आप सूटेबल हो देश के अधिकारी बनने के लिए। तो आपका व्यक्तित्व परीक्षण किया जाएगा। अब ये जो इंटरव्यू वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंटर एंड व्यू। इंटर यानी कि अंदर, आपके अंदर। व्यू मतलब झांकना या देखना, आपके अंदर झांक करके देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी। इंटरव्यू वैसे बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मेजरली तीन ही तरीके के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में यूज किए जाते हैं। काफी तरीके के इंटरव्यूज होते हैं, लेकिन मेजरली तीन ही तरीके के यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इज टेक्निकल इंटरव्यू, जिसमें आपकी स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज चेक की जाती है, जो आईटी सेक्टर में आपको देखने को मिलते हैं, या फिर आपको स्पेसिफिक स्किल सेक्टर में देखने को मिलते हैं कि एक स्पेसिफिक स्किल हमें चाहिए होती है, हम उस पर आपको जांचते हैं कि वो आपको कितनी आती है। ठीक है। दूसरा साइक इंटरव्यू, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू, जो प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड होते हैं, प्योर साइकोलॉजी बेस्ड। उनका और कुछ मतलब नहीं होता, वो प्योर आपकी साइकोलॉजी चेक करते हैं, जिसमें आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, उस टास्क के रिजल्ट को आप, मतलब उस टास्क को आप कैसे परफॉर्म करते हो, वो आपका रिजल्ट बनाता है, जिसका छोटा सा पार्ट आप लोगों को एसएसबी में देखने को मिलता है। आप लोग एसएसबी जाते हो कि आपको कुछ पर्टिकुलर टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि वैट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, या स्टोरी टेलिंग है, कि आप उनको कैसे परफॉर्म करते हो, उसके रिजल्ट पे आप लोगों की मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है। ठीक है। थर्ड होता है ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू, आप लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है और फिर आपके ऊपर दी जाती है राय। ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस है गवर्नमेंट एग्जाम। गवर्नमेंट एग्जाम के इंटरव्यू में सबसे कॉमन प्रैक्टिस यही है कि ऑब्जर्विंग इंटरव्यू आप लोगों का किया जाता है, कि 3, 4 या 5 लोगों का एक पैनल आप लोगों के सामने बैठाया जाएगा, उन्हें आपसे बात करने के लिए कहा जाएगा, और उस बात करके वो बनाएंगे आपके ऊपर अपनी राय। ठीक है। जिसे ओपिनियन इंटरव्यू भी बोलता है, कि वो 5 लोग आपके प्रति अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। अब वो जो 5 लोग हैं या 4 लोग हैं, किसी पैनल में 5 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 3 है, सर्विस टू सर्विस अलग होते हैं, आप लोगों के में 4 होंगे। ठीक है, सीएपीएफ में 4 होता है। वो 4 लोग अलग अलग फील्ड से, अलग अलग एक्सपर्टीज के साथ आए, उनका जो बैकग्राउंड है वो सबका अलग होगा। वो आपसे 5 से 10 मिनट बात करेगा, हर एक इंसान। कोई 5 मिनट बात करेगा, कोई 10 मिनट, ऑन एन एवरेज आप मान सकते हैं कि अराउंड 7 to 8 मिनट एवरेज हर मेंबर के पास जाएगी, और वो उस 7 से 8 मिनट में आपसे बात करके आपके प्रति अपना ओपिनियन बनाएगा। जब आप रूम से बाहर निकल आएंगे, तो वो अपने ओपिनियन के आधार पर आपकी सूटेबिलिटी देखते हुए आपको एक परसेंटेज मार्क्स देगा, कि मेरे हिसाब से ये बंदा इतने परसेंट सूटेबल है। आपको मार्क्स ऐसे नहीं दिए जाते कि आपको 150 में से मैं 75 दूंगा, मैं 72 दूंगा, नहीं। आपको परसेंटेज में मार्क्स दिए जाते हैं, लाइक मैं 70% दूंगा, मैं 75% दूंगा, मैं 80% दूंगा, मैं 72% दूंगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर रोज अलग अलग चीजों के इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कभी सीएपीएफ का ले रहे हैं, कभी सीएससी का ले रहे हैं, कभी इंटेल का ले रहे हैं, कभी डेपुटेशन ले रहे हैं, कभी डायरेक्ट एंट्रीज ले रहे हैं। तो सारा दिन इंटरव्यू ले रहे हैं, उनके लिए वो रोज का हर वक्त का काम है।
तो किसी में स्कोर 120 का है, किसी में स्कोर 150 का है, किसी में स्कोर 250 का है, किसी में स्कोर 220 का है, किसी में 200 का है ना। तो वो ये याद नहीं रख सकते कि किसको कितना स्कोर देना है। हो सकता है कि आपको दे दे 175, लेकिन आपका तो हाईएस्ट ही 150 है, उससे ज्यादा दे नहीं सकते। तो वो स्कोर देते हैं परसेंटेज में। अब परसेंटेज तो हर एक स्कोर पे चल जाती है, वो देंगे कि 70%। अब बाकी काम क्लर्क का कि 70% दिए तो कितने में से दिए। तो आप लोगों को जो स्कोर मिलता है वो मिलता है परसेंटेज में। अब वो परसेंटेज डिसाइड कैसे होती है? वो जो 4 मेंबर अंदर बैठे हुए हैं वो चारों अपनी अपनी परसेंटेज देते हैं, मेरे हिसाब से ये पर्सन इतना सुटेबल है, और फिर उसका एवरेज परसेंटेज आपको स्कोर के रूप में दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन का से है कि चेयरमैन जितना दे देगा उतना हो जाएगा, या सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का से है कि जितना वो दे देगा उतना हो जाएगा। नहीं, चारों का एवरेज आप लोगों को मिल जाता है। लाइक किसी ने 70 दिया, किसी ने 80 दिया, किसी ने 70 दिया, किसी ने 80 दिया, तो चारों का एवरेज आया 75, आपको मार्क्स मिल गए 75। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन ने ही आपका पूरा का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर दिया, पूरा पैनल बैठ के सकता है। दूसरी बात समझने वाली है, आप लोगों को ये जो इंटरव्यू आप लोगों का होने वाला है, ये आपके लिए करियर डिसाइडिंग फैक्टर है, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए रोज का काम है, रोज का ना सिर्फ काम है, सरदर्दी का काम। ठीक है। आप लोगों की वन इन द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि यू आर गोइंग टू अपेयर इन द यूपीएससी इंटरव्यू, बट भाई मैं तो रोज दिन के 20 ले रहा हूँ। समझ रहे हो? तो ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग है सिर्फ आपके अंदर, इंटरव्यू के अंदर नहीं है। इंटरव्यूअर जो है बैठा है वो बहुत कैजुअली बैठा है, वो बात करते हुए चाय भी पिएगा, वो बात करते हुए अपना काम भी करेगा, वो आपसे इंटरव्यू लेते लेता उठ के बाहर भी चला जाएगा, वो वापस आके बैठ जाएगा, फोन चलाने लगेगा, कॉल करने लगेगा। ये सब बहुत आम बात है। क्यों? क्योंकि वो रोज सारा दिन वही काम कर रहा है, उसका काम ही वही है। जब आप लोग रोज कोई काम करते हो, आप पढ़ाई भी करते हो, तो पूरा दिन लगातार पढ़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन दिमाग में चलती पढ़ाई ही रहती है। सोचते रहते हो अब इसके बाद ये करेंगे, अब वो करेंगे, भले ही कॉल पे हो, फोन चला रहे हो। जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी तो खैर ये भी सोच रहे होते हैं कि आगे कौन सी वेब सीरीज देखनी है। जो सिंसियर है मैं सिर्फ उनकी बातें कर रहा हूँ। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी लगता है कि हमारा खराब चला गया, उनका कॉन्फिडेंस वही लो हो जाता है कि यार इंटरव्यूअर का तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं था, वो फोन चला रहा था, वो तो उठ के चला गया था, वो कुछ भी कर रहा था, उसके कान आपके वर्ड्स को ही सुन रहे थे। उसका सारे दिन का काम है ये, सोचो वो एक्सपर्ट है उस चीज का। तो ये जो आप लोगों के अंदर फीलिंग है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, वो हम पे बहुत ध्यान देंगे, वो हमारे साथ ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, नहीं, उनका डेली रूटीन है। ठीक है। अब वापस चलते हैं अपनी पहली बात पे, ओपिनियन। आप लोगों का जो इंटरव्यू है वो है ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू। ठीक है। जैसे अब कोई ऑब्जर्वर इंटरव्यू कह ले, कोई ओपिनियन बेस्ड कह ले, कोई एडवाइजरी कह ले। यूपीएससी से एडवाइजरी इंटरव्यू कहती है, यूपीएससी की फॉर्म में से एडवाइजरी इंटरव्यू कहते हैं कि वो एडवाइस करेंगे कि आपको रिकमेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो वो सिर्फ उनका कहना तो ये होता है हम तो सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं, बाकी तो सब आप लोगों के मार्क्स के ऊपर है। तो इसे कह कुछ भी लो, लेकिन मैं इसे कहता हूँ ओपिनियन बेस्ड इंटरव्यू, कि ये सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन पे चलता है। अब ओपिनियन आपका बनना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि ओपिनियन नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ओपिनियन बनता बनना तो प्रेजुडिस होता है, कि आपने कुछ 5-10 मिनट बात कर ली, उससे आपने दिमाग में कोई जजमेंट क्रिएट कर ली कि ये बंदा ऐसा, वो बंदा ऐसा, हम तो ऐसा नहीं करते, ये तो बहुत गलत होता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये सच है, ये होता है, ये होना भी चाहिए। आप लोग किसी से मिलते हो, भले ही 5 मिनट के लिए मिले, ओपिनियन तो आप लोग भी बनाओ, बनाना भी चाहिए। करते हो ना, करना भी चाहिए।
और चाह के रोक भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये साइकोलॉजी है। आप ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, माइंड को नहीं कर सकते, अनलेस यू आर एन योगी और संत। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये ऐसे ही चलता है, ओपिनियन बनाओगे ही। अब ओपिनियन बनना भी जरूरी है, क्यों है? क्योंकि ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। कैसे काम आता है ओपिनियन? वो आपके टाइम सेव करता है, ठीक है, वो आपके एफर्ट सेव करता है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग को फास्टर करता है। नहीं समझे? आपने कोई ओपिनियन बना रखा है, आप लोगों की जेनजी वाले हो, उसी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। आप लोगों ने एक ओपिनियन बना रखा है कि एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान रेड फ्लैग है, बना रखा है ना पर्टिकुलर। अब वो कास्ट हो, रिलीजन हो, कलर हो, हाइट हो, बैंक बैलेंस हो, कुछ भी हो, कि एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान रेड फ्लैग होता है, राइट? वो चाहे आपने अपने किसी भी तरीके से बनाया, वो ओपिनियन बना लिया। तो अब आपको कोई भी ऐसा इंसान अप्रोच करेगा या देखेगा या दिखेगा, तो आप एफर्ट्स लगाओगे? नहीं। अप्रोच करोगे? नहीं। आपके अंदर जो, आपको असल में बाय प्रोसेस क्या करना चाहिए था कि आप उसके अप्रोच को एक्सेप्ट करो या अप्रोच करो, बातें करो, एक दूसरे को जानो, और फिर कंपेटेबिलिटी ना लगे तो अलग हो जाओ। बाय बाय प्रोसेस ये होना चाहिए था, और कंपेटेबिलिटी लगे तो साथ में चलो। बट आपने एक ओपिनियन पहले से क्रिएट कर रखा है कि ऐसा इंसान मेरे साथ नहीं है ना, ये तो झेलेगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग थी वो फास्टर हो गई, आपका टाइम बचा, एफर्ट बचे। आपने उसे शुरू में क्या कहा? नहीं भैया, हमारा नहीं हो पाया। तो टाइम बचा, एफर्ट बचे, डिसीजन मेकिंग फास्टर हुई। तो ओपिनियन ऐसे ही काम करते हैं, ये आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट होता है। अब हो सकता है कि वो आपने ओपिनियन गलत बना रखा हो, सही बना रखा हो, वो आपके ऊपर है। मैं सिर्फ ओपिनियन की बात कर रहा हूँ कि उसका काम क्या होता है, ठीक है? अब ओपिनियन बनते कैसे हैं? ओपिनियन बनते हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से। साइकोलॉजी में एक टर्म आती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस ब्लेंडिंग, PEB। ये आपको पूरी लाइफ परेशान करता है, जल्दी से चेंज भी नहीं होता। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती है जहां ये चेंज होता है, क्योंकि ये आपने जानबूझकर बनाए नहीं है, ये आपके हालातों ने बनाए हैं। आपके दिमाग में फिट किया है कि ऐसा इंसान है तो यही रिएक्शन देगा, ऐसा इंसान है तो यही काम करेगा। ये आपके हालातों ने आपके प्री प्रोग्रामिंग करके दिया माइंड में कि ऐसे ऐसे चलता है। अब ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, इन सारी चीजों को दो तरीके से समझना। एक, कि आप कैसे पर्सन हो, आपके ओपिनियंस क्या है, कैसे बने हैं। और दूसरा, कि जो इंटरव्यूअर बैठा है उसने भी तो सेम प्रोसेस लाइफ में फॉलो की होगी, है ना? तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, कोई किताब ऐसे सिखा तो नहीं सकती। अब मैं आप लोगों को तैयार करके जा रहा हूँ, बिल्कुल 100% गाइडेंस में देके जा रहा हूँ। ये ऐसा मानिए कि मैं आपको इंटरव्यूअर बनने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कि इंटरव्यूअर कैसे बनता है। ऐसे ही आपके इंटरव्यूअर को कोई ट्रेनिंग मिली होगी, इंटरव्यूअर कैसे बनता है।
है ना? उसे कोई किताब, कोई कैरिकुलम, कोई सिलेबस सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा, 7-10 दिन का कोर्स चला होगा उसका। ऐसे ही तो नहीं है कि किसी को भी पकड़ा और चेयर पे बैठा दिया। राइट? लेकिन मैं आप लोगों को कितना भी सिखा लूं कि भाई ये चीज होगी तो ऐसे होगा, वो चीज होगी तो ऐसे होगा, कहीं ना कहीं जो आपने अपने 25-30 साल के जीवन जो अभी आप तक आपने जिया है, उसमें जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं, भाई ब्लेंड तो करोगे उन्हें मेरी टीचिंग्स में। ऐसा तो नहीं है ना कि उन चीजों को आप बिल्कुल छोड़ दोगे। मेरे जो ओपिनियन पहले से क्रिएटेड है वो बदलेंगे तो नहीं। मैं भले ही आपको कोई किताब, कोई सिलेबस, कुछ भी सिखा लूं, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर इंसान रेड फ्लैग है, तो मैं कितना भी बता लूं नहीं है, नहीं है, नहीं है, आप अपनी बात पे अड़े रहोगे। अरे होता है, मैंने देखा है। होता है ना। हम इस बात पे बच्चों को बोलते हैं कि यार बच्चा जिद कर रहा है, बिल्कुल जिद पकड़ के बैठ गया, बट असल में जिद तो सभी करते हैं अपने ओपिनियंस पे, वो जो उन्होंने क्रिएट कर लिया वो कर लिए। अरे आपके घर परिवार में इमेजिन करके देखो कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग है, आपके पेरेंट्स की अलग है। मैक्सिमम केसेस में होता ही है। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि आपके पेरेंट्स की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग होती है, आपकी अलग होती है। लाइक आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, तो आप शायद फ्री बीज को सपोर्ट नहीं कर रहे होगे कि यार देश का नुकसान कर रही है, बजट जा रहा है, फलाना ठिकाना, है ना? बट मे बी योर पेरेंट्स वो क्या बोल रहे होंगे, अरे हमसे इतना लूटते हैं, थोड़ा दे रहे हैं तो क्या नुकसान होगा। राइट? होता है सबके घर में। क्या आप लोग ये सोचते हो इससे देश का नुकसान हो रहा है? घर वाले या जो बड़े लोग हैं वो सोचते हैं अरे पूरी जिंदगी हमसे लूटा ही है, टैक्स लेते हैं, ये लेते हैं, वो लेते हैं, अब थोड़ा बहुत दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग अलग है। अब आप उन्हें कितना भी समझा लो भाई साहब, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जाओ समझाओ अपने माँ को। यहाँ पेरेंट्स वर्ड बोलना गलत हो जाएगा, किसी की भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को चेंज करके दिखाओ, विदाउट ए मेजर इंसिडेंट वो चेंज होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो यहीं पे हम इस बात को समझेंगे कि भले ही मैं आपको कोई भी बुक पढ़ा लूं, भले ही मैं आपको कोई भी सिलेबस पढ़ा लूं, कैरिकुलम पढ़ा लूं, भाई जो आपके जिंदगी के जो जिंदगी ने सिखाया है वो थोड़े भूल जाओगे, नहीं बोलोगे। तो ये चीज इतनी सारी रामायण क्यों बताई, इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर एक इंटरव्यूअर अपने आप में यूनिक होता है। हर एक इंटरव्यूअर अपने आप में यूनिक होता है। आप सबको एक ही डंडे से नहीं आंक सकते, क्योंकि इंटरव्यू में या साइकोलॉजी में, दोनों में ही 2+2 4 नहीं होता। भाई अगर हम किसी को ट्रेन कर रहे हैं इंटरव्यू लेने के लिए, एसएसबी में सोच के चलो इस चीज को। हाँ मैं ये भी बता देता हूँ आप लोगों को, अगर जैसे जैसे मैं बता के चल रहा हूँ ऐसे ऐसे आप लोग करते रहे, तो आधे एसएसबी में रिकमेंड हो जाएंगे आप लोगों के सीएफएफ इंटरव्यू का आने के बाद। ये हर बार का होता है, आप लोग चेक करो। ठीक है? कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस चल रहा होता, कोई एक पर्टिकुलर बुक चल रही होती, 2+2 4 ही हो रहा होता, तो फिर तो सबको सेम मार्क्स मिल रहे होते, एक पर्टिकुलर चीज करने पे, एक पर्टिकुलर थिंग लिखने पे या बोलने पे। अब दो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए गए, पहला जाके बोलता है कि आप सर्विस क्यों करना चाहते हैं, कि सर मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। राइट? दूसरा जाता है, दूसरे से पूछता है कि आप सर्विस क्यों करना चाहते हैं, वो भी बोलता है मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। तो दोनों को मार्क्स बराबर आने चाहिए थे, 2+2 4 ही होना चाहिए, पर क्या दोनों को बराबर आते हैं? क्यों? क्योंकि दोनों के बोर्ड के पैनल अलग अलग हो गए।
तो अगर उन्हें एक ही ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें एक ही सिलेबस सिखाया जा रहा है, उनका कैरिकुलम एक ही है, तो वो एक आंसर पे एक जैसे मार्क्स क्यों नहीं दे रहे? चलो यहां तक छोड़ो, अब एसएसबी पे चलते हैं वापस। अगर 2+2 4 ही है, एक पर्टिकुलर चीज सिखाई गई है तो वही वो चीज है, तो एसएसबी के एक्स असेसर जो आपको बाहर अकेडमीज में कोचिंग में सिखा रहे हैं, आपको तो सीखते ही अंदर जाकर रिकमेंड हो जाना चाहिए। अरे अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज वो उसने सीखी है किताब से और वही चीज अंदर चेक हो रही है, वही वो आपको सिखा रहा है, तो आपको तो जाते रिकमेंड हो जाना चाहिए, तुरंत मार्क्स मिल जाने चाहिए आपको, राइट? बट नहीं हो रहा है ऐसा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि किताबें कितना भी सिखा लें, आदमी चलता अपने ओपिनियन अपने दिमाग से ही है। अब आप लोगों के रेड फ्लैग पे वापस चलते हैं, ओपिनियन बेस्ड, वो ओपिनियन कैसे बने? इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में मैनेजर हो, ठीक है? आप एक कंपनी में मैनेजर हो, या सोच लो कि कोई एक मैनेजर है जिसने अपने लाइफ स्पैन में, अपने वर्किंग करियर में देखा है कि एक पर्टिकुलर लुक वाले लोग, चाहे वो छोटी हाइट के हो सकते हैं, डार्क टोन के हो सकते हैं, या पुअर एक्सेंट के हो सकते हैं, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर तरह के लोग सेल्स फोर्स में अच्छा नहीं कर पाते, जो सेलिंग का काम होता है वो अच्छा नहीं कर पाते, इस पर्टिकुलर तरीके के दिखने वाले लोग या बोलने वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ एक और मैनेजर है, उसने देखा कि अपने लाइफ, अपने करियर में, अपने फील्ड में, कि एक पर्टिकुलर तरीके के लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते। उसने देखा कि रिजल्ट लगभग अगर देखा जाए तो सभी के जो सेल्स फोर्स का है वो एवरेज आ रहा है। अब उन दोनों को कंपनी ने क्या किया, उन दोनों मैनेजर को एचआर टीम में बैठा दिया कि जाओ लोगों को हायर करो, राइट? उन दोनों को ट्रेनिंग दी गई, इंटरव्यू के लिए सब कुछ किया गया, उन्हें ट्रेनिंग दी गई, सिखाया गया कि कैसे इंटरव्यू लेना है, क्या करना है, और उन्हें एचआर में बैठा दिया गया कि जाओ लोगों को हायर करो। अब सिर्फ इतना बताओ कि वो जो पहला मैनेजर था उसे भी ट्रेनिंग वही दी गई, दूसरे को भी वही दी गई, क्या वो जो उसके पर्टिकुलर माइंडसेट में था कि इस तरीके के दिखने वाले लोग या बोलने वाले लोग अच्छे नहीं होते, क्या वो उन्हें हायर करेगा? चाहे कितना भी सिखा दिया जाए उसे, नहीं करेगा। जबकि दूसरे वाला करेगा, क्योंकि उसने देखा है कि ऐसी तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, अगर एफर्ट लगाए जाए तो सभी के सब बराबर करते हैं। अब हो सकता है कि उसमें उस मैनेजर की एफिशिएंसी रही हो, क्योंकि जहां पे जो पहला मैनेजर था वो आप लोगों को असाइनमेंट रैंडमली दे रहा था कि जाइए आप इस एरिया में जाइए और जा करके अपना सेल का काम करिए, जो भी सेल्स का काम है वो करिए। जबकि जो दूसरा मैनेजर था वो आपको आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एरिया दे रहा था। लाइक अगर आप बिहार से आते हैं तो उस शहर में जहां पे बिहारी कम्युनिटी डोमिनेट करती है आपको वो एरिया दिया जाए कि जाइए वहां पे बेचिए। आप महाराष्ट्र से आते हैं तो जहां पे मराठी कम्युनिटी डोमिनेट करती है आपको वहां पे दिया जाए। तो अगर आप ऐसे करेंगे, एक एक को कर करके उसकी स्किल के हिसाब से उसे भेजेंगे, उसके लुक्स के हिसाब से, उसके एक्सेंट के हिसाब से उसे भेजेंगे, तो डेफिनेटली वो अच्छा करके आएगा। लेकिन वो अपना बैकग्राउंड अलग रख देंगे कि हमने क्या किया, हमारे पास क्या था। अब वो सिर्फ इस चीज पर जज करेंगे कि हमने देखा है ऐसे कैंडिडेट कैसे परफॉर्म करते
इसका दूसरा एग्जांपल अगर मैं फोर्स के हिसाब से दूं, जो मैं हर साल देता हूँ, हर बार देता हूँ इंटरव्यूज में, वो भी देख लो कि देर आर टू कमांडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। वन इज फ्रॉम, जिसे बोलते हैं कि आप लोगों ने वॉरियर रेस सुना है, आप लोगों ने वॉरियर रेस सुना, राजपूत, जाट, सिख, वॉरियर रेसिस, ठीक है। इनके नाम पे रेजिमेंट्स होती हैं, मतलब होती थी, अंग्रेज बना के चले गए, ये उनके कॉन्सेप्ट है, अब तो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। ये एक इनका कमांडिंग ऑफिसर है, कोई सी भी एक ऐसी रेस का। और दूसरी तरफ एक कमांडिंग ऑफिसर है जो कि ये जो एरिया बेस्ड होती है, लाइक कुमाऊनी, गढ़वाली, गोरखा, ठीक है, एक इनका कमांडिंग ऑफिसर है। अब दोनों आर्मी से या सीएपीएफ से ही है, आप जो भी मानना चाहो, दोनों वहीं से हैं, एक ही ट्रेनिंग मिली है, सब कुछ एक ही मिला है। लेकिन जिस एक ये जो वॉरियर रेस वाला है कमांडिंग ऑफिसर, इसने पूरी लाइफ स्पैन में क्या देखा कि 6-6 फुट के ठाड़े तकड़े लोग, है ना, बढ़िया मोटे मोटे एकदम, 6-6 फुट है, छाती चौड़ी, कंधे चौड़े, कि ये लोग होते हैं फौजी, इन्हें कोई भी टास्क दो ये चुटकी बजा के कर देते हैं, है ना। उसने यही देखा है, क्योंकि उसकी रिक्रूटमेंट मेजरली कहां से हुई, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, अपर एमपी, उसकी जो रिक्रूटमेंट थी मेजरली यहाँ से हुई। यहाँ से क्या होगा कि आपको ये 6-6 फुटे थोक के हिसाब से मिल जाते हैं, किलो के भाव, यहाँ है सब। दूसरी तरफ ये जो आपका रेशियल था कमांडिंग ऑफिसर, इसने क्या देखा, ये 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, नाक चपटी, पतले पतले, छोटे छोटे, राइट, क्योंकि वो पहाड़ी रेस है, वहां ऐसा ही होता है। उन्होंने पूरे लाइफ स्पैन में क्या देखा कि टास्क परफॉर्म करने के लिए, एक ने जो ये वॉरियर रेस वाला था, उसने पूरे लाइफ स्पैन में देखा कि टास्क परफॉर्म करने के लिए फिजिकल कैपेबिलिटीज या फिजिकल लुक्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर एक 6 फुट का ठाड़ा तगड़ा लड़का है तो वो फौजी बनने के लिए ज्यादा कैपेबल है, राइट। दूसरी तरफ जो जिसने पहाड़ी एरिया से देखा, उसने क्या देखा, अरे जिगर होना चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, ये तो 5-5 फुट वाले भी सर काट के ले आते हैं, है ना। उन्होंने जो जिन्होंने पहाड़ी रेस देखी, उन्होंने वो सब कुछ देखा, उन्होंने क्या देखा कि हाइट वाइट कोई मैटर नहीं करती भाई साहब, ये तो जिगर से चलते हैं अपने, फौजी बनने के लिए जिगर होना चाहिए, हाइट वेट रेस ये कुछ नहीं होता। अब दोनों के लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो गए पूरी लाइफ के लिए। अब भैया दोनों को बैठा दिया कहाँ, यूपीएससी के इंटरव्यू या एसएसबी के इंटरव्यू में, सिखा करके कि कौन से लोग लेने हैं। अब आप बताओ, क्या वो जो वॉरियर रेस वाला था वो क्यूट शकल वालों को, छोटी हाइट वालों को रिकमेंड करेगा? भले उसे कुछ भी सिखा दिया गया, उसे कोई भी ट्रेनिंग दे दी गई, करेगा वो? और दूसरी तरफ जो दूसरा कमांडिंग ऑफिसर है जिसने ये पहाड़ी रेस देखी है या फिर नेपाली रेस देखी है, वट एवर यू वांट टू से, जिन्होंने ये देखा है, क्या वो सिर्फ लुक पे जज करेगा? अगर कोई एक ये बोलता है कि अरे मेरे जैसे ही तो होते हैं, तो ठाड़े तकड़े लोग ही तो होते हैं फौजी, मुझे तो देखते रिकमेंड कर देंगे, बहुत सारे होते हैं ना इस एटीट्यूड में, मैं तो दिखता ही फौजी हूँ, मेरा तो होता ही है, बहुत सारे होते हैं इस चीज में, कि मेरा तो ऑरा ही अलग है। लेकिन वो देखेगा ही नहीं, वो आपसे क्या पूछेगा, लाइफ में क्या अचीवमेंट है आपकी, आपने क्या किया है लाइफ में, आप क्या कर सकते हो लाइफ में। लेकिन वो सोच रहा है कि मुझे देखने से ही हो जाएगा, तो एक तरफ सिर्फ लुक पे जज कर देगा, दूसरी तरफ सारी चीजों को देखेगा। गलत कोई सा भी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं गलत कोई सा भी नहीं है, बस उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग रहे हैं, गलत तो उनमें कोई नहीं है। तो ये जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपके ओपिनियन में ब्लेंड होंगे ही होंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता।
अब ये आपके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके भी तो ओपिनियंस में ब्लेंड हो रहे हैं। आपने जो देखा, जो करा, जो सुना, जो सोचा, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे ही थोड़े ही सपोर्ट करने लगे। आप बचपन से उसके फेवर में अपने घर परिवार में आसपास में सुनते आ रहे हो। ठीक है, आपने जो एक करियर के प्रति, एक प्रोफेशन के प्रति जो अपने विचार बनाए हैं, आप लोगों को लगता है कि फौज से बेहतर कुछ है ही नहीं। मैक्सिमम को ये लगता होगा ना, जब तो आए हो यहाँ पे। मैक्सिमम को ये लगता होगा फौज से बेहतर तो कुछ भी नहीं, इनकी रिस्पेक्ट अलग होती है, इनका ऑरा अलग होता है, ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि वो चीज सुनते देखते हुए आए। अब आप लोगों को कोई चीज बेहतर लग रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाकी कोई और चीज बेहतर नहीं है। लाइक द आर्मी ऑफिसर्स जो होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सिविल जॉब्स में गधे होते हैं, राइट? आप लोगों ने सुना होगा, एसएसबी में बहुत ही कॉमन फ्रेज है उनका ये, कि डेस्क जॉब पे गधे बैठते हैं, ये वो कायर बैठते हैं, इस तरीके के फ्रेजेस वो यूज कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो डेस्क जॉब पे बैठा हुआ है, वो कहता है कि किस लिए लड़ रहे हैं, कौन सा बॉर्डर, क्या कुछ, कि इनमें अकल नहीं होती, ऑर्डर मिलते ही गोली चला देते हैं। सबके अपने ओपिनियन है। ये सोचते नहीं, समझते नहीं, इनमें दिमाग की जरूरत नहीं होती, इनका फौजियों का दिमाग तो घुटने में होता है। सुने हैं ये सब फ्रेजेस? मेरे पास, अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूँ। मुझे जेल नहीं जाना, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। तो सबके अपने ओपिनियन है, वो ऐसे ही क्रिएट हुए हैं। प्लीज कैमरा ऑन रखेंगे, मुझे निकालने पे मजबूर ना करें। ठीक है, तो वो ओपिनियन ऐसे ही बने हैं, ऐसे ही काम भी आएंगे, ऐसे ही चलते भी रहेंगे। अब आप लोगों को सीखना क्या है? आप लोगों को ये सीखना है, किसी के पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ भी रहे हों, हम उन सब एक्सपीरियंसेस को साइड करके उसके सामने एक अच्छे ऑफिसर बन के बैठ सकते हैं। ये आप लोगों को शो करना, कि भले ही वो जिंदगी में कुछ भी देख के आया हो, पर आपको देख के यही लगे कि हाँ, ये अधिकारी, कि वो अपने डिसीजंस में भले ही ब्लेंड करता है अपने एक्सपीरियंसेस को, बट आपको देख के ना कर पाए। तो हमारी मैक्सिमम कोशिश ये रहेगी कि हमें क्वालिटीज पे जज किया जाए, ना कि उसके एक्सपीरियंसेस पे, कि पर्टिकुलर इंटरव्यूअर जो है वो किस तरीके के एक्सपीरियंसेस को लेकर के बैठा होगा। ठीक है, ओपिनियन वो तब भी बनाएगा, लेकिन सिर्फ हमारी क्वालिटीज पर बनाए तो बेहतर रहे, ना कि अपने एक्सपीरियंस पर। हाँ, आप लोगों को अपने इंटरव्यूअर को जानना जरूरी होता है, लेकिन आप केवल अपने इंटरव्यूअर के चेयरमैन को जान सकते हो, इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन को जान सकते हो, बाकी जो 3 मेंबर होंगे उन्हें तो आप तब भी नहीं जान सकते। तो मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए नहीं कहता हूँ। हाँ, मैं कहता हूँ थोड़ा सा जान लिया करो, पढ़ लिया करो अपने चेयरमैन के बारे में, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऐसा देखता हूँ कि वो कहते हैं कि अपने इंटरव्यूअर को बहुत 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 अच्छे से जानो। अरे, चेयरमैन को तो जान सकते हो सिर्फ, बाकी 3 कौन बैठे हैं किसको पता है? और ओपिनियन तो उनका भी उतना ही मैटर करता है। ठीक है ना? तो इसे थोड़ा सा जानो, अपने चेयरमैन के बारे में पढ़ लो थोड़ा सा, वो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, और सोशल मीडिया पर्सन होते हैं, ये सब सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज होती हैं, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस मेजर जनरल इस टाइप की पोस्ट से आते हैं। तो सभी एक ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं जिनके बारे में आर्टिकल्स लिखे जा सकते हैं।
उनकी वीडियोस रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाती हैं यूट्यूब वगैरह, तो उनके बारे में थोड़ा जान लिया करो, बट स्टिल मेजरली काम अपने ऊपर ही करना। अब ये जो इतनी बड़ी रामकथा सुनाई, इस पे काम भी आप लोगों को अपने ऊपर करना है कि आप जो आंसर करने वाले हो, आपकी जो सोच है वो फैक्ट बेस्ड, एनालिटिकल हो, समझदारी भरी हो, ना कि जो जिंदगी में देख करके सुन करके पड़ोसियों से, घर वालों से, आसपास से, दोस्तों यारों से सुन के जो सोच बनी है वो ना हो। वो डेटा बैक्ड होनी चाहिए, आपका ओपिनियन स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि सिर्फ किसी से सुन के आ गए। और उन सुनाने वालों में मैं भी इंक्लूडेड हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि मुझसे सुन के चले गए तो कुछ अच्छा ही है जाके बोल दो, नहीं, अपना ओपिनियन क्रिएट करना शुरू करो चीजों पे। ये चीज अगर आप लोगों के अंदर पहले से थी, मुझे नहीं पता किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, अगर ये चीज आपके अंदर पहले से थी तो आप लोगों को पेपर टू भी बहुत अच्छा गया होगा और आप लोगों का सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। जिसके अंदर ये नहीं थी उसका पेपर टू बहुत बेकार गया होगा। उसे लग रहा होगा कि अच्छा है क्योंकि सबको उस टाइम अच्छा ही लगता है, उसे लग रहा होगा कि अच्छा है, लेकिन उसका पेपर टू बहुत गंदा गया होगा। क्योंकि ये जो ओपिनियन होते हैं, ये जो फैक्ट होते हैं, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो सोचने की क्षमता है, ये इंटरव्यू और पेपर टू में लगभग बराबर ही चलती है। तो अगर आपने पहले से तैयारी करने के दौरान ही से अपने अंदर डेवलप नहीं किया है, आप डेवलप करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि पिछली प्रोसेस भी आपको हार्म कर जाए थोड़ी। लेकिन पिछली बातों को यहीं पे छोड़ो, आगे जो भी कर रहे हो, तो ये जो मैं कुछ भी सिखा रहा हूँ, यही मैं पेपर टू में भी सिखाता हूँ, यही मैं यूपीएससी में भी सिखाता हूँ, मेंस में भी सिखाता हूँ, पीसीएस में भी सिखाता हूँ, इंटरव्यू में भी सिखाता हूँ। आप लोग जो अब सीख रहे हो, ये ना सिर्फ इंटरव्यू में काम आएगा, ये आपको रिटर्न एग्जाम्स में काम आएगा और आपकी लाइफ में भी काम आएगा। एक एक चीज जो जो आगे बताने वाला हूँ हर एक सेशन में। ठीक है, तो सारी चीजों को पॉजिटिवली लेना और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें ढलना, अडेप्ट करना उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मेरी थॉट प्रोसेस एज इट इज घर लेके नहीं जानी है। मेरे से कोई आंसर जस्टिफाई नहीं कराना, अपनी सोच के हिसाब से करना है। आप इंडिविजुअल हो, यूनिक हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, राइट? तो अपनी थॉट प्रोसेस बनानी है, डेवलप करनी है। अब प्रोसेस में सबसे पहली चीज आती है अंडरस्टैंडिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। उसमें मैंने पहली चीज आपको बता दी कि इंटरव्यूअर क्या होता है। ये जो इतना बड़ा मैंने पूरा पिछले 20 25 50 मिनट में जो भी कुछ बोला है, इसका मतलब यही था कि इंटरव्यूअर होता क्या है। समझ गए सब इंटरव्यूअर क्या होता है? एक पर्सन है जो 30 से 40 साल सर्विस करके बैठा हुआ है, उसकी अपनी एक पास्ट लाइफ रही है, उसके अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, फिर एक वो छोटी मोटी ट्रेनिंग करके भी बैठा है। ठीक है, और ऐसे 4 लोग बैठे। अब प्रोसेस में और क्या? स्ट्रक्चर। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू? स्ट्रक्चर में क्या आता है? कितने लोग? मैंने बताया 4 लोग। वो 4 लोग अराउंड आपको 8 अलग अलग ट्रेड्स पे जज करें, ओपिनियन बनाएंगे 8 अलग अलग ट्रेड्स पे। हर एक के पास में 2 2 ट्रेड्स का मान करके चलो, ये आएगा।
आइडियली ऐसा होना चाहिए, बाकी होता कुछ भी रहे, आइडियली ऐसा होना चाहिए। तो ये जो ट्रेड्स हैं ये मिलकर के क्या बनाती हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरव्यू, आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। क्या वो एक एडमिनिस्ट्रेटर चूज कर रहे हैं, क्या वो एक पुलिस ऑफिसर चूज कर रहे हैं, क्या वो एक आर्मी ऑफिसर चूज कर रहे हैं, वो क्या चूज कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, वो उस इंटरव्यू से क्या चाहते हैं। आप तो नौकरी चाहते हो, आपका सिंपल है, फंडा है, आपको सिर्फ नौकरी चाहिए। वो क्या चाहते हैं उस interview से? तो व्हाट्स देयर ऑब्जेक्टिव, ये आपको देखना होगा। स्पेसिफिक नेचर क्या है इंटरव्यू का, ये ऑब्जेक्टिव के बाद की चीज है। स्पेसिफिक नेचर क्या है, यानी ऑब्जेक्टिव हमने देखा कि वो क्या चाहते हैं, वो जो चाहते हैं उससे इंटरव्यू का नेचर डिसाइड होगा कि इंटरव्यू कैसा रहने वाला है, कैसा चलने वाला है, क्या चीजें पूछी जाने वाली है। लाइक अगर वो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है तो हम ज्यादा फोकस करेंगे सिविल प्रॉब्लम्स पे, ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रॉब्लम्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, रिलेशन पे, क्योंकि वहां पे आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं। यहाँ पे हम ज्यादा फोकस करेंगे सिक्योरिटी पे, यहाँ पे बॉर्डर मैनेजमेंट पे, बॉर्डर सिक्योरिटी पे और बॉर्डर मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी अलग होती है, बॉर्डर मैनेजमेंट अलग होता है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो आज भी आर्मी के पास ही है। हमारा बॉर्डर मैनेजमेंट सीपीएफ के पास, सिक्योरिटी अभी भी आर्मी करती है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि कोई भी अगर इंफिल्ट्रेशन होगा, कोई भी अगर बाहर का देश कुछ भी भारत में करना चाहेगा तो सिक्योरिटी आर्मी ही करेगी। आप मैनेजमेंट करते हो कि छोटा मोटा कोई इन्फिल्ट्रेशन ना हो, या किस तरीके से उसे मैनेज करना है, पोरस बॉर्डर है नहीं है, उसकी निगरानी करनी है, वो मैनेजमेंट में आता है सब। तो आप लोग काम बॉर्डर मैनेजमेंट का है, सिक्योरिटी का नहीं, सिक्योरिटी आर्मी करती है। सिक्योरिटी में हम सीधा सीधा मानते हैं वॉर, तो वो उन्हीं के पास है अभी। तो आपका जो इंटरव्यू चलेगा वो बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, और ये जो सिविल सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, रायट मैनेजमेंट है, इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स है, लॉफुल प्रॉब्लम, तो आपका इन पे ज्यादा चलेगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ इंटरव्यू कैसा रहने वाला है। ये कुछ चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू, फर्स्ट द ड्यूरेशन 30 to 40 मिनट आपकी ड्यूरेशन रहेगी। पैनल कंपोजिशन, 4 लोगों का पैनल रहेगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपका रहेगा इमोशनल, सिक्योरिटी, बैकग्राउंड, सेल्फ अवेयरनेस और सिविल प्रॉब्लम। पर्पस आप लोगों को पता है, टू सेलेक्ट एनसीएपीएफ ऑफिसर, जो कि मिलिट्री और पुलिस दोनों के बीच का होता है। पर्पस में ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या, असेसमेंट आपका बिहेवियरल असेसमेंट, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस एंड सेल्फ अवेयरनेस, ये उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये कितनी है। ठीक है, इन पे एक एक इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, इन पे एक एक पे मैं 2-2 घंटे का सेशन दूंगा, हर एक टॉपिक। और हमारा सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ रहेगा, सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा वो जो पैनल में एक इंसान बैठा हुआ है जिसे कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा उसके ऊपर। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि उसकी जजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार देखा है इंटरव्यू खत्म होते ही बाकी 3 या 4 जो मेंबर होते हैं वो तुरंत साइकोलॉजिस्ट की तरफ देखते हैं, हाँ भाई क्या करना है। ठीक है,
तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था आपका बेसिक इंटरव्यू के बारे में। अब यहाँ से आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं फिलहाल रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ सेशन। आप लोग अपने डाउट्स पूछ, अपने हैंड रेज कर लीजिए।